দেখো রেকর্ডিং হয়ে গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। তোমাদের রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে না স্ট্রিম ও করুন আসেন। कैमरा डेटा सकट कर यस यस রেকর্ডিং তো স্টার্ট হয়ে গেছে, গেছে হয়তো এই হয়ে গেছে। ঠিক আছে, দেখো স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। तो देखो हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे, तो प्रीवियस क्लास जिनका मिस है वो तो हम शेयर कर देंगे। आज हम लोग ये यहाँ से करेंगे। लास्ट क्लास में इलास्ट्रेशन 11 तक किया था, इलास्ट्रेशन 12 से करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ balances as on 31st of March 2022 extracted from the books of श्री गावस्कर। मतलब श्री गावस्कर का बुक्स में ये सब इंफॉर्मेशन है। ठीक है, who carries on business under the same name and style of Messrs गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी एट मुंबई। तो जो भी हो, तो मतलब वो इन अपने बिजनेस का नाम रखे विश्वनाथ एंड कंपनी, और जो बिजनेस है मुंबई में। ठीक है, अब हमें ये जो दे रखा है इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट्स बनता है। पहले क्या होता है, जर्नल एंट्री, फिर क्या होता है, फिर फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस इसमें दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो एक एक पूछ लेते, बोलो कैश इन हैंड कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी जाता है। तो कैश को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट। ठीक है, कैश एट, कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, दोनों ही क्या हो गया, एसेट हो गया। ठीक है, सन्ड्री डेटर, तो डेटर मतलब जिससे पैसा मिलेगा, तो डेटर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, एसेट। ठीक है, ये सब हाँ बैलेंस शीट में जाएगा। करंट एसेट, स्टॉक ये 142021 का है, मतलब ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। फर्नीचर एंड फिक्सचर कहाँ जाएगा, ये एसेट है। ठीक है, ये भी कहाँ जाएगा, एसेट में, बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा। ठीक है, তুমি এখন যদি অ্যাসেট এগুলো কিছু বুঝতে না পারো কোনো অসুবিধা নেই, জাস্ট শুনে যাও। অ্যাটলিস্ট যখন অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো করবো ওগুলো জানলেও অনেক, যে কিভাবে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো করছি, ক্যালকুলেশন। ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই, যেরকম লেখাচ্ছি লিখে যাও, পরে ধীরে ধীরে যখন তোমার এগুলো হয়ে যাবে বেসিক, তো তখন এটা বুঝতে হবে। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट। ठीक है, बिल्डिंग एसेट तो बैलेंस शीट में जाएगा। मोटर कार एसेट तो बैलेंस। तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि जो भी एसेट है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, ठीक है, पे करना है तो एसेट में, सॉरी लाइबिलिटी में जाएगा। लोन फ्रॉम विश्वनाथ बोला है, तो लोन लिया है, तो लोन लेना क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये कहाँ जाता है, प्रोविजन पीएल अकाउंट है, अब पीएल अकाउंट है, पीएल में मैंने दिखाया था, हाँ बाई साइड में लिख सकते हो, बट मैंने बोला था कि अभी का जो सिस्टम है उसमें तुम लोग को नए वाले से एडजस्ट करके लिख के दिखाना चाहिए। ठीक है, बाई साइड में हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमें इधर लिखना है। परचेज, परचेज का मतलब खरीदना, खर्चा, तो ट्रेडिंग में जाएगा। परचेज रिटर्न, तो देखो मैंने 14 लाख का परचेज किया और 26,000 का रिटर्न कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, लेस कर देंगे। अगर मैंने 100 रुपए का चीज खरीदा, 20 रुपए का वापस कर दिया, तो 80 रुपीज दिखाना है ना मुझे खर्चा। ठीक है, तो वैसे ही सेल्स, ट्रेडिंग इनकम है, सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा। अगर मेरे कस्टमर ने मुझे रिटर्न कर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट दिखाना पड़ेगा। नेट दिखाने का मतलब हो गया मैंने 100 रुपए का चीज बेचा, ठीक है, कोई आके मुझे 20 रुपए का चीज रिटर्न कर दिया, नहीं लेना है, तो मेरा सेल कितना हुआ, 80। ठीक है, फिर सैलरी दिया हुआ है, सैलरी ये खर्चा होता है बिजनेस का, पीएल में जाता है। ठीक है, रेंट फॉर गोडाउन पीएल में जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, देखो लोन, अच्छा मुझे बोला था लोन लाइव बैलेंस शीट में जाता है लेकिन उसका इंटरेस्ट पीएल में जाता है, ऐसा क्यों, আর ওটা খরচা দেয়, খরচা দেয়, खर्चा তাই মানে ये कैसा, हाँ ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है। ठीक है, इंटरेस्ट तो कुछ ऐसा नहीं है कि देखो लोन आज ले लिया अब वो चलता जाएगा, जैसे 2 साल 5 साल 10 साल। ठीक है, तो लोन हम लोग एक बार ले रहे हैं,
लेकिन उसका इंटरेस्ट कैसे भरेंगे, मंथली हो सकता है, ईयर, जैसा भी है उस टर्म कंडीशन के हिसाब से करते हैं। नॉर्मली हम लोग का ईयर टू ईयर ही होता है, मतलब हर मंथ के हिसाब से हम लोग टोटल पूरे साल का इंटरेस्ट लिखते हैं, ठीक है, तो वो रेवेन्यू हो गया। फिर इसीलिए वो पीएल में जाएगा, ठीक है। रेट्स एंड टैक्सेस, तो टैक्स का खर्चा, खर्चा तो पीएल में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, पीएल में जाएगा, ये इनकम है। फ्रेट ऑन परचेस ट्रेडिंग में जाएगा। खरीदते वक्त कुछ हम लोगों ने फ्रेट दिया। कैरेज आउटवर्ड पीएल अकाउंट है। पीएल में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, ये लिखवाया था ना। फ्री डिलीवरी, कैरेज आउटवर्ड मैंने अलग से लिखवाया था। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का मतलब बिजनेस का पैसा निकला, कैपिटल से लेस होगा। प्रिंटिंग, हाँ कैपिटल से लेस होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएल। इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल। जनरल ऑफिस एक्सपेंस पीएल। बैड डेट पीएल में जाएगा। बैंक चार्जेस पीएल में जाएगा। मोटर कार एक्सपेंसेस और कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। बोला प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग। अब देखो कितना सारा एडजस्टमेंट दे रखा है। बोल रहा है कि बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस बाई 5%, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, ये ऊपर डेप्रिसिएशन लिखता है, ठीक है। तो अब देखो ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी डेटा लिखा हुआ रहता है उसका एडजस्टमेंट कितने बार होता है, 2 बार होता है, क्योंकि ये इसका एंट्री नहीं हुआ होता है, 2 बार होता है। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो एक बार पीएल में जाएगा और एक बार बिल्डिंग से लेस होता है। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर 10%, इसमें भी सेम, ठीक है। तो ये एक बार फर्नीचर फिक्सचर से लेस होगा बैलेंस शीट में और एक बार पीएल में जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहे वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,000 वाज सोल्ड फॉर सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीड्स वे रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो ये क्यों गलत बोल रहा है, बोल रहा है कि हम लोगों ने एक स्टील टेबल खरीदा था, कितने रुपए का, फिर उसे क्या कर दिया, बेच दिया सेम प्राइस में। तो पहले बोलो 14,000 में खरीदा, 14,000 में बेच दिया, तो क्या कोई प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 14,000 में खरीदा, 14,000 में बेच दिया, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, ठीक है। लेकिन गलती से उसे सेल्स दिखा दिया है। लेकिन एसेट बेच के जो पैसा मिलता है वो हम लोग सेल्स नहीं दिखाते, क्यों, क्योंकि वो डे टू डे थोड़ी बेचते हैं। जैसे किसी का ग्रोसरी शॉप है तो वो ग्रोसरी का जितना भी आइटम बेचता है वो उसका सेल है। अब ग्रोसरी रखा हुआ था जिस क्या बोले, मान लो ग्रोसरी रखने के लिए उसके पास एक फिक्सचर था, ठीक है, जो, तो फिर उसका क्या हुआ, वो बेच दिया, पुराना हो गया, तो क्या वो रोज बेच देगा अपना एसेट उठा के, नहीं। जैसे हम इसको रोज बेचेंगे, अगर मान लो मुझे लगता है मुझे नया लेना है तो ये थोड़ी हम रोज बेचेंगे, कभी कभार बिकता है, तो फिर ये मेरा सेल नहीं है, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, कभी कभार होने वाला इनकम है ना, तो वो मेरा एसेट बेच के हुआ, फिक्स्ड एसेट। तो ये गलत कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट फिर क्या हुआ होगा, सेल में अगर दिखा दिया तो सेल क्या दिख रहा है, ज्यादा, तो सेल से माइनस करेंगे। और जो एसेट है वहां से इसे क्या करना पड़ेगा, लेस एसेट बेचर, हाँ माइनस करते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, तो ऑफिस इक्विपमेंट में कितना डिप्रिसिएशन लगाना है, 15%। परचेज ऑफ ए टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर 40,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो बोल रहे हैं हम लोगों ने एक टाइपराइटर खरीदा, यानी फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो टाइपराइटर जो खरीदा वो हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोगों ने परचेज में दिखा दिया। तो क्या ये सही किया, परचेज तो स्टॉक का होता है, जो भी चीज का बिजनेस कर रहे हो वो जब खरीदते हो तो उसे परचेज बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है। अगर तुम लोग फर्नीचर का बिजनेस करोगे तो तुम लोग का फर्नीचर भी क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, तब परचेज हो जाएगा। मान लो हम ये चेयर टेबल का बिजनेस कर रहे हैं तो ये मेरे लिए फिर क्या हो जाएगा, स्टॉक, तब मेरे लिए ये फिक्स्ड एसेट नहीं हुआ। लेकिन हम इसका बिजनेस तो करते नहीं है, तो ये सब मेरे लिए क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो 40,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज, तो परचेज ज्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया, तो मुझे परचेज से क्या करना पड़ेगा, और टाइपराइटर, हाँ एसेट साइड में टाइपराइटर बोल के एसेट में ऐड कर देंगे, ठीक है। मोटर कार को 20% से डिप्रिशिएट करना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोला है 4,40,000, तो इसका 2 जगह एडजस्टमेंट होगा, एक हम लोग ट्रेडिंग में दिखाएंगे, एक हम लोग करेंट एसेट बोल के बैलेंस शीट में। 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, तो 2 साल का गोडाउन रेंट बाकी है बोल रहा है, ठीक है। तो बाकी रख दिया खर्चा, ये अरेंज हो गया, तो लाइबिलिटी, ठीक है, लोगों का खर्चा, मतलब लोगों को मुझे कुछ देना है, मैंने दिया नहीं, टाइम चला गया, तो वो क्या हो जाता है, लाइबिलिटी। जैसे अगर तुम लोग टाइम पे पढ़ोगे नहीं तो तुम लोग का लाइबिलिटी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा।
मान लो एग्जाम आ गया, नहीं पढ़ रहे हो तो लाइबिलिटी तो होगा, फिर तो इतना इतना पढ़ना पड़ेगा, लाइबिलिटी होगा। ठीक है, तो फिर रेंट जो है गोडाउन का वो आउटस्टैंडिंग है, तो ये लाइबिलिटी हुआ, प्लस खर्चा भी है। ठीक है, खर्चे को टाइम पे नहीं दिया तो वो लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, तो फिर उस खर्चे को दिखाना है, कहाँ है, पीएल में दिखाना है, क्योंकि वो रेंट है आइटम में। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और उसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग है लाइबिलिटी, तो वो करेंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम, तो जो था ना वहां पर विश्वनाथ से लोन लिया था 12% पर एनम इंटरेस्ट के साथ, और वो लोन लिया है कब, 1 मई को। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट हमें ट्रायल बैलेंस में जब हम लोगों ने पढ़ा, कहीं पर भी इंटरेस्ट का खर्चा लिखा हुआ दिखा तुम लोगों को? था था ना? कहाँ पर था बोलो तो? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 27,000, तो चेक करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है और एक्चुअली जो इंटरेस्ट है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, फिर उसमें हम लोग देखेंगे क्या एडजस्टमेंट होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितना मेंटेन करना है, 5% ऑन डेटर। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। ठीक है, तो ये बताते कैसे होगा, ये जब तक नहीं बताएंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का, जो कि थोड़ा ज्यादा जगह रखो क्योंकि काफी सारा इंफॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन तो बड़ा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे लिख रहे हैं लिख लो। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ श्री गावस्कर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P/L का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, फॉर द ईयर ended 31st of March 2022। ठीक है, और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2022। लाइबिलिटीज और एसेट्स, रुपीज में। अभी ये क्या हो रहा है मुझे बाबा। देखो बोल रहे कैश इन हैंड, तो पहले एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, तो कैश कहाँ लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में, और क्योंकि ये करेंट एसेट है तो हम लोग नीचे के साइड में लिखेंगे। ठीक है, मतलब पहले फिक्स्ड एसेट लिखा जाता है, उसके बाद करेंट एसेट लिखा जाता है। ठीक है, तो मेरा ये पेज पता नहीं ऐसा क्यों हो जा रहा है, मतलब मुझे शो नहीं कर रहा है कि जैसे कर रहे ज्यादा चला रहा है। तो
used। यहाँ पर लिखिए कैश इन हैंड, तो कैश एट बैंक ऊपर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कैश इन हैंड। ठीक है, तो कैश इन हैंड 14,000, कैश एट बैंक 26,000, तो कैश एट बैंक 26,000 और ये हो गया 14,000। अच्छा, फिर है सन्ड्री डेटर। अब डेटर में एडजस्टमेंट था, देखो प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, तो डेटर लिख के इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है, और ऊपर से जगह भी रखना है। तो यहाँ ऊपर लिखते हैं सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर का अमाउंट है 8,60,000। इधर इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट करना है, जिसमें एडजस्टमेंट करेंगे वो अंदर लिखेंगे, एडजस्टमेंट करने के बाद बाहर लिखेंगे। ठीक है, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है हम लोग डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं। अच्छा, फिर स्टॉक ऑन 1/4/2021, तो ये ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में लिखना होता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 6,20,000 लिखो, टू ओपनिंग स्टॉक 6,20,000। अच्छा, फिर उसके बाद देखो फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में लिखोगे, लेकिन इनर कॉलम में लिखना क्योंकि डेप्रिसिएशन उस पे चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्डिंग भी था, तो बिल्डिंग ऊपर लिख के उसके बाद फर्नीचर लिखने से बेटर होगा। अगर लिख दियो तो कोई बात नहीं, हम जगह रख देते क्यों, क्योंकि फर्नीचर से ज्यादा फिक्स्ड क्या है? बिल्डिंग। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 2,14,000। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 2,14,000। फिर ऑफिस इक्विपमेंट, इसमें भी एडजस्टमेंट था क्योंकि गलती से हम लोगों ने उसको परचेज में दिखा दिया था ना। मतलब देखो टाइपराइटर को कहाँ लिखोगे? ऑफिस इक्विपमेंट में ही लिखोगे, ऑफिस इक्विपमेंट में ही तो टाइपराइटर आता है ना, तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ करेंगे। तो फर्नीचर के बाद हम लोग लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो वो लिखे कहाँ? उसके ऊपर लिखते थे सन्ड्री डेटर है, इसके आगे लिखते थे ऑफिस इक्विपमेंट। এটা তো depreciation 1,60,000। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। फिर उसके बाद दिया है बिल्डिंग, तो मैंने क्योंकि ऊपर जगह रखा है तो उन लोग का जगह नहीं है, तो वही उसके बाद लिख दो फर्नीचर के बाद बिल्डिंग 6 लाख, या फिर ऑफिस इक्विपमेंट के बाद लिख दो बिल्डिंग, बिल्डिंग 6 लाख। ठीक है, बिल्डिंग के बाद है मोटर कार, इसमें भी डेप्रिसिएशन है 2 लाख। तो मोटर कार कहाँ लिखे? ऑफिस इक्विपमेंट के बाद लिखेंगे, जगह नहीं हो रहा मेरा। मोटर कार कहाँ लिखे? सन्ड्री डेटर को थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, मोटर कार इधर लिख देंगे। ठीक है, तुम लोग का जगह नहीं है तो उसके बाद लिख दो। ठीक है, मोटर कार, मोटर कार, और इधर 2 लाख। और इसमें तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ही लगेगा, इसके जस्ट नीचे नीचे हम लिख देंगे सन्ड्री डेटर। ठीक है, सन्ड्री डेटर कितना था? हटा 8,60,000। ठीक है, उतना मेंटेन का जरूरत नहीं है, ओनली फिक्स्ड एसेट ऊपर चले जाना चाहिए, करेंट एसेट नीचे आ जाना चाहिए, बस उतना करने से ही होगा। फिर सन्ड्री क्रेडिटर, तो इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर किधर जाएगा? लाइबिलिटी साइड में, तो इधर लिखो सन्ड्री, लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर 4,30,000। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर 4,30,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या है, लोन फ्रॉम विश्वनाथ, तो ये भी लाइबिलिटी में आएगा 3 लाख, तो लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख। ठीक है, फिर
प्रोविजन फॉर बैड डेट 30,000, क्योंकि मैंने बोला उसको बाई साइड में नहीं लिखेंगे, तो जब पीएल का डेटा लिखेंगे तो वहां मतलब बैड डेट जब लिखेंगे तो वहां एडजस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी नहीं लिख रहे क्योंकि बाई साइड में लिखने से तो लिख ही देते, बट यहाँ पर तो जगह समझ में आएगा तब जाके लिखेंगे, तो वो भी रहने दो। प्रोविजन का चला गया फॉर बैड डेट, ठीक है। फिर परचेज, तो परचेज कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग, ठीक है। तो टू परचेज, परचेज बोल के 14 लाख, और इसमें काफी सारा एडजस्टमेंट होगा। एक तो रिटर्न होगा, प्लस उसमें वो टाइपराइटर गलती से चला गया, वो सब भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो परचेज के बाद है, देखो परचेज रिटर्न उसके जस्ट नीचे ही दिया हुआ है, तो लेस कर दो। परचेज रिटर्न, ठीक है, 26,000 परचेज रिटर्न होगी। अच्छा, उसके बाद सेल्स है 23 लाख, तो बाई सेल्स, फिर इसमें है सेल्स रिटर्न 42,000, तो लेस कर दो सेल्स रिटर्न 42,000, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है रेंट फॉर गोडाउन, इसमें एडजस्टमेंट था, याद आ रहा है कि आउटस्टैंडिंग रखा था, है ना। रेंट फॉर गोडाउन, तो पीएल में लिखेंगे रेंट, স্যালারি আছে। और आगे सैलरी तो अच्छा, वो अच्छी सैलरी, सैलरी 1,10,000 है, ठीक है। तो पहले सैलरी लिख लेते हैं। तो इतना जगह रख दिया है मैंने, वो ट्रेडिंग बनाने का थोड़ा और रख लेते हैं। टू सैलरीज, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये लिखो 1,10,000, ठीक है। अच्छा, फिर रेंट फॉर गोडाउन 55,000, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। टू रेंट 55,000, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें भी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, तो ये भी लिखो। जस्ट कैसे करना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 27,000, इसको भी इनर कॉलम में लिखो। अच्छा, फिर रेट्स एंड टैक्सेस 21,000, तो ये आउटर कॉलम में चला जाएगा, इस इधर थोड़ा जगह रख देते। टू रेंट एंड टैक्सेस 21,000, रेट्स एंड टैक्सेस 21,000, डिस्काउंट अलाउड टू डेटा 24,000 लिखे। टू डिस्काउंट अलाउड 24,000, फिर बोल रहे डिस्काउंट रिसिप्ट 16,000, तो इधर लिख देते बाई, बाई साइड आएगा ना, बाई डिस्काउंट रिसिप्ट इनकम 16,000। डिस्काउंट रिसिप्ट के बाद है फ्रेट ऑन परचेस, तो वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, तो थोड़ा जगह बचा के लिखना है क्योंकि परचेस में एडजस्टमेंट एक और भी होगा। टू फ्रेट ऑन परचेस 12,000, ठीक है। टू फ्रेट ऑन परचेस 12,000, फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, ये पीएल में जाएगा 20,000, टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड, ये हो जाएगा हम लोग का 20,000, कैरेज आउटवर्ड हो गया। अच्छा, इसके बाद है ड्राइंग्स, तो वो कैपिटल से लेस होगा, तो यहाँ लाइबिलिटी साइड जाएंगे। कैरेज आउटवर्ड
20,000। अच्छा, यहाँ लेस कर देंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स है हम लोग का 1,20,000, कैपिटल से लेस होगा, ठीक है। ड्राइंग्स 1,20,000, ठीक है। अच्छा, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000, ये पीएल में जाएगा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हम लोग का 18,000। फिर बोला है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000, लिखो। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22। इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका भी एडजस्टमेंट, हाँ ठीक है, तो इसको भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस लिख दिया, प्रीमियम लिखेंगे तो मेरा जगह नहीं होगा, 55,000 यहाँ लिख दिया, बाकी एडजस्टमेंट जब होगा तब करेंगे। अच्छा, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000, तो थोड़ा जगह छोड़ के टू जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000। अच्छा, बैड डेट 20,000, टू बैड डेट 20,000। अच्छा, बैड डेट के बाद है बैंक चार्जेस 16,000, लिखो टू बैंक चार्जेस 16,000, टू बैंक चार्जेस 16,000। अच्छा, फिर मोटर कार एक्सपेंसेस 36,000, लिखो टू मोटर कार एक्सपेंसेस 36,000, जस्ट उसके बाद टू मोटर कार एक्सपेंसेस 36,000। फिर कैपिटल बोला है 16,20,000, तो ये लिखो बैलेंस शीट में कैपिटल 16,20,000, ठीक है। तो अभी तो देखो हम लोगों ने सिर्फ ट्रायल बैलेंस से डेटा को पुट किया, अब ये एडजस्टमेंट में आते हैं। तो बिल्डिंग में 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो बिल्डिंग ये दिख रहा है, इस पे डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब होता है कि बिल्डिंग यूज करने पे उसका वैल्यू जितना कम हुआ है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। कब बिल्डिंग खरीदा कुछ नहीं बोला है, तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 6 लाख पे 5% कितना होता है 30,000, ठीक है। 6 लाख इंटू 5%, 30,000 हो गया, तो अभी बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो रहा है 5,70,000, और यही डेप्रिसिएशन हम लोग को लिखना पड़ेगा कहाँ पर, पीएल में। तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, डीईपी ये डेप्रिसिएशन लिखा है, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 30,000, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 30,000। अच्छा, फिर बोल रहा है फर्नीचर एंड फिक्सचर 10%, बट उसमें पहले एक एडजस्टमेंट भी है, बोल रहा है कि स्टील टेबल परचेस किया था, बेच भी दिया सेम प्राइस में, और उसको गलती से सेल्स में दिखा दिया, तो सेल्स ज्यादा दिख रहा है, सेल से लेस करेंगे, और जो फर्नीचर फिक्सचर है वहां से भी 14,000 लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि बिक गया है, अगर मेरा फर्नीचर बिक गया है तो फर्नीचर में ही तो वो इंक्लूड होगा, क्योंकि स्टील टेबल बोल के अलग तो कोई मेरे पास अकाउंट है नहीं कि हम वहां से लेस कर दे, तो फिर स्टील टेबल तो एक फर्नीचर हो गया, वो कहाँ पर इंक्लूड होगा, फर्नीचर में, तो फर्नीचर से ही लेस करेंगे यहाँ पर। तो ये जो फर्नीचर दिख रहा है इससे लेस कर दो, सेल ऑफ स्टील टेबल 14,000, हम थोड़ा सा यहाँ हटा रहे नीचे ताकि जगह हो, मेरा जगह कम है, तुम लोग लिखो
तुम लोग लिखो अपना। हम थोड़ा इसको ऊपर लिखेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर 2,14,000, ये था तुम लोग का लिखा हुआ ही था। लेस कर दो सेल ऑफ स्टील टेबल, कितने में बेचा? 14,000, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ सेल्स में भी माइनस करो, क्योंकि सेल्स में तो वो दिखना नहीं चाहिए, तो सेल ऑफ स्टील टेबल रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से क्रेडिट कर दिया 14,000। तो पहले रेक्टिफिकेशन किया जो गलती किया था, अब डिप्रिशिएशन लगाएंगे, कितना बोला है? 10%। तो 10% डिप्रिशिएशन लगाओ, तो यहाँ पर 10% डिप्रिशिएशन लगाएंगे इस पे। ये कितना हो रहा है फिर? कितना एसेट है हम लोग के पास? 2 लाख, ठीक है। अब इस पे डिप्रिशिएशन लगाओ, कितना? 10%। डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, तो 20,000। तो 2 लाख में 20,000 चला गया तो कितना हो जाएगा? 1,80,000। तो डिप्रिशिएशन 20,000 ये लिखना है तुम लोग को, यहाँ पर बिल्डिंग के नीचे लिख दो, टू डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000, टू डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%। ऑफिस इक्विपमेंट को कितने से डिप्रिशिएट करना है? 15%। लेकिन टाइपराइटर परचेज किया था 40,000, वो परचेज में दिखा दिया, तो पहले परचेज से लेस करते हैं, ठीक है। तो ये परचेज में जाओ, लेस करो, टाइपराइटर रॉन्गली डेबिटेड, गलती से डेबिट किया है यहाँ पर, रॉन्गली डेबिटेड, टाइपराइटर रॉन्गली डेबिटेड, कितना है? 40,000, ठीक है। अब इधर एसेट में ऐड करो, किस में ऐड करोगे? ऑफिस इक्विपमेंट में कर दो। মহা মুশকিলে পড়েছি আমি, এটা কি হলো? কেন এরকম হচ্ছে? আরে হচ্ছে এটা যে, এই যেরকম, মানে কি বলবো, কিভাবে বোঝাই আমি, এই যে এখানে দেখাচ্ছে তো, ঠিক আছে, এরপরে একটা একটা স্টেপে অনেকটা গ্যাপে দেখাচ্ছে, আমাকে কানেক্ট করতে দিচ্ছে না, যেটা কিন্তু ওই বাড়ির ল্যাপটপটাতে কিন্তু এরকম হচ্ছিল না। মানে এটা সেম, ওটা চলে এসছে পেজ বড়, কিন্তু এটা তো ওই সমস্যাটা হচ্ছে, এই যে অফিস ইকুইপমেন্টটা যে দেখবো, সেটা যে কোনখানটায় লিখেছি আমি সেটাকে বুঝতে পারছি। এটা মনে হচ্ছে একটু হয়ে গেছে, জুম জাদা হয়ে গেছে। এইখানে এইখানে হ্যাঁ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। না না, আবার তো জুম এই হয়ে গেল। দেখি, হ্যাঁ দেখি দেখি দেখি। হ্যাঁ, কিন্তু আমার অনেক আগে পিছে লেখা হয়ে গেছে না, ঠিক আছে চল। তাহলে হ্যাঁ, আপাতত হয়ে যাবে এই আমার। আর তবুও তো হচ্ছে না সেরকম। এই যে এখানে আমি লিঙ্কই করতে পারছি না, এই যে ফার্নিচার এন্ড ফিক্সচারের পর যে অফিস ইকুইপমেন্টটা যে, করার চেষ্টা করি এখানে যে এই লাইনটা পেনটাকে বিনা পেনে যদি আমি এটাকে করতে যাই কিভাবে করবো? এখানে কতটা কষ্ট। अगर আমি বলতে চাইছি कि যদি আমি পেন ইউজ করতে না চাই কি বুঝি হয়ে যাচ্ছে। ওটা জুম আউট করলে হচ্ছিল, কিন্তু কোথায় চলে গেল এটা? দেখছি আপাতত যেটা করে ফেলেছি করি। ऑफिस इक्विपमेंट में लेस कर दो, तो सॉरी ऐड कर दो टाइपराइटर, टाइपराइटर कितना है? 40,000।
तो ये 2 लाख हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है कि मोटर कार कितना 20%। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन, हाँ तो लेस कर दो 15% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, तो 2 लाख का 15% 30,000। और ये डेप्रिसिएशन हम लोग को कहाँ दिखाना पड़ेगा, पीएल में भी। टू মোটর কারে, হ্যাঁ ওটা করবো, ওটা তার আগেটা আমি ভুলে গেলাম না। অফিস ইকুইপমেন্টে 15% করে মোটর কার পয়েন্টটা বলে দিয়েছে, তারপরে ওরা বললো না যে ওটা বাকি রয়ে গেছে, মোটর কারটা আবার করবো আর কি, ওটা করি। ডেপ্রিসিয়েশন অন অফিস ইকুইপমেন্ট 30 হলো না। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मोटर कार, अब करो मोटर कार में 20% डेप्रिसिएशन। तो मोटर कार लेस कर देंगे 20% डेप्रिसिएशन। না মাইনাস করে ভ্যালুটা বলছে 1,70,000। 1,70,000। अच्छा, मोटर कार में 20% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% कितना हो जाएगा 40,000। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लाख माइनस 40, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ लिखेंगे, पीएल। ठीक है, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 40,000 ना। ठीक है, यहाँ तक लिख पाए हो सबको। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोला है 4,40,000, तो एक बार ट्रेडिंग में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। और एक बार कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में लिखोगे। बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे हम लोग, कैश के ऊपर लिख देते। ठीक है, यहाँ लिख देते क्लोजिंग 4,40,000। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो ये जो है 2 मंथ्स रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, तो बता सकते हो कि फिर वो वैल्यू कितना होगा, बताओ। यहाँ हम लोग वर्किंग नोट करके देखते थे। 5,400। 5,400 না, 5,400 तो होगा नहीं। 11,000। ठीक है, देखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग गोडाउन, ये आउटस्टैंडिंग लिखा है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट। अच्छा, तो बोला है देखो 2 मंथ्स का रेंट बाकी है गोडाउन का। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि वो 2 मंथ्स का रेंट कितना है, तो तुम लोग पीएल में जो गोडाउन रेंट लिखे हो वो कितना लिखे हो, तो रेंट यहाँ ब्रैकेट में लिख देते, गिवन ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है वो है 55,000। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये 11,000 আসছে। हाँ 11,000। बोलो ये कितने मंथ का है, अगर 10 मंथ्स। ठीक है, ये 10 मंथ्स का है। क्यों 10 मंथ्स का है बोलो तो, क्योंकि हाँ क्योंकि 2 महीने का बाकी है, तो जो पे किया है वही दिख रहा होगा, जिसका अकाउंट बनाया है वही दिख रहा होगा, जो बाकी रखा है उसका भी अकाउंट में एडजस्टमेंट आ जाता है, लेकिन उसका एंट्री किया नहीं है, तभी तो वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है। मतलब ऐसा मत सोचो कि आउटस्टैंडिंग रेंट का लेजर नहीं होता है, होता है, क्यों नहीं होता है, लेकिन वो बनाया गया नहीं है, तभी तो एडजस्टमेंट में दिया है। मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद इनको याद आया कि अरे हम लोग का तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग
बाकी है, ठीक है, मतलब रेंट बाकी है, आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, तो ये 10 मंथ का दिया हुआ है। तो फिर रेंट जो आउटस्टैंडिंग है उसका वैल्यू क्या होगा, अगर 55,000 10 मंथ्स का है तो बाकी 2 मंथ्स का कितना हो जाएगा? by 10, 55,000 into 2 55 बाई 10 करोगे तो पर मंथ का आ जाएगा, इंटू 2 कर दोगे तो फिर 2 महीने का कितना आ गया, 11,000, ठीक है, 11,000 फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 66। ये कितने मंथ का हो गया फिर, और हमें 12 मंथ्स का ही क्यों चाहिए होता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स हमेशा एक साल का ही बनता है, एक साल यानी 12 मंथ्स का बनता है, ठीक है। तब ये आउटस्टैंडिंग रेंट, ये मेरा खर्चा है लेकिन मैंने पे नहीं किया इसलिए लाइबिलिटी भी बन गया, ठीक है। तो ये इसका एंट्री क्या होता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो फिर करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000 और रेंट में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000, तो वो कितना बन जाएगा 66,000। तो लिखो, यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटी में लिखेंगे ना, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 11,000, और इधर रेंट में ऐड करके लिखना है जहां जगह रख रखा है हम लोगों ने, ये रहा ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 66,000। अच्छा ये लिख लियो। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम, लोन टेकन 152021। चलो इसका भी वर्किंग नोट बना के देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है। अच्छा तो लोन कितने रुपए का लिया था, देखो लाइबिलिटी, 3 लाख, तो 3 लाख का लोन है, उस पे इंटरेस्ट कितना बोला है 12%, ठीक है। अब लोन कब लिया गया था, फर्स्ट में, ठीक है, तो हम लोग का फाइनल अकाउंट्स कब का बन रहा है 31 मार्च 2022 का, लोन कब लिया गया था 15/2021, ठीक है 2021, ठीक है। तो फिर कितने मंथ का हो गया 10, 11 मंथ होगा, फर्स्ट मई है ना, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटू 12% करने से कितने मंथ का आता है 12 महीने का, डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे तो पर मंथ का आ जाएगा, इंटू 11 कर दोगे तो 11 मंथ्स का आ जाएगा, कितना हो रहा है 33,000। लेकिन हम लोगों का जो लोन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, वो कितना दिया हुआ है जो तुम लोग लिख रखे हो, तो फिर आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो जाएगा, रेंट बोल रहा है सॉरी इंटरेस्ट, कत 6,000, तो इसका मतलब हम लोगों ने पूरा इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो फिर ये भी बन जाएगा लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 बोल के, तो इसका मतलब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग दिखा देते हैं कितना 33,000, ये पूरा खर्चा पे होना चाहिए था, बट हम लोगों ने पे किया है सिर्फ और सिर्फ 27,000, तो कितना बाकी है 6,000, तो ये भी कहा जाएगा लाइबिलिटी बोल के, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के आ जाएगा हम लोग का यहाँ, और यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जगह रखा था यहाँ पर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 33,000, ठीक है। अच्छा यहाँ तक लिखे हो? फिर इसमें बोला है देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर, डेटर पे पीबीडीडी बनाना है 5%, ठीक है, तो डेटर कहाँ लिखा हुआ है एसेट में, उस पे 5% पीबीडीडी बना लो, तो यहाँ पर लेस पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%, मतलब मुझे डाउट है कि 5% लोग पैसा नहीं देगा, तो 8,60,000 का 5% कितना होता है 43,000, तो ये नेट करके कितना आ जाएगा माइनस कर,
8,17,000, ठीक है। अब ये पीवीडीडी जो है प्रोविजन प्रॉफिट के अगेंस्ट में बनता है, प्रॉफिट से प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट में चार्ज करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट मतलब पीएल में जाएंगे, लेकिन वहां पर तुम लोग को याद है एक पॉइंट मैंने बाकी रखा था यहाँ, ठीक है। मैंने बोला था देखो, तो प्रोविजन अभी करेंटली कितना क्रिएट करना है 43,000, और ऑलरेडी प्रोविजन अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा 30,000। तो फिर हम लोग को और कितना क्रिएट करना पड़ेगा, कितना हो रहा है 13,000। तो फिर 13,000। वैसे कर, हाँ वैसे करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है। तो करेंटली 43,000 क्रिएट करना है, ठीक है। ये न्यू वैल्यू, और ओल्ड में ऑलरेडी मेरे पास उसमें कितना पड़ा हुआ है पैसा 30,000, मुझे उसमें चाहिए 43, तो मुझे न्यूली कितना क्रिएट करना पड़ेगा 13,000। वैसे तो 43 क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन है जब 30 तो फिर नेट करके कितना क्रिएट करना पड़ेगा 13,000, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ये वाला इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर बिजनेस से अपना पर्सनल खर्चा दे रहे तो वो ड्रॉइंग्स होता है, ठीक है। तो 40,000 कैपिटल से लेस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो, ड्रॉइंग्स के नीचे लिख देते दूसरा ड्रॉइंग्स जिसका नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 40,000। अच्छा, अब देखो मैंने क्या बोला था, जो बाहर रहेगा उसका एडजस्टमेंट दो जगह पे होगा, तो इसका दो जगह पे कैसे एडजस्टमेंट होगा, देखो एक जगह पे होगा, दूसरा इम्पैक्ट कहाँ आएगा, और बोल रहा है बैलेंस जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो यहाँ से यहाँ तक कवर कर रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या होगा। वर्किंग नोट नंबर, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो गिवन है, मतलब जो ट्रायल बैलेंस है तुम लोगों ने लिखा है पीएल में, वो कितना है 55 होता है, 55,000। इसमें से पर्सनल एक्सपेंसेस कितना है, ये माइनस कर देंगे, ठीक है 40,000। तो फिर बचा कितना 15,000, ठीक है। अब ये कितने महीने का है ये बता सकते हो, कितने मंथ का, क्योंकि बोला है द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्ज कवर द पीरियड, जो बैलेंस इंश्योरेंस है। हाँ, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक है, ये देखो हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। 1 अप्रैल ईयर कौन सा है 21 से लेके 30 जून 22, तो ये कितना समय होता है, देखो 1 अप्रैल से लेके तो 31 मार्च अगर यहाँ लगा देते हैं तो वही तो मेरा हो जाता है 12 मंथ्स। अब अप्रैल मई जून और 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये टोटल पीरियड कितना हो गया 15 मंथ्स। लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग जब अपना फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो वहां कितने मंथ्स का खर्चा या इनकम दिखा सकते हैं 12 मंथ्स, ठीक है। तो इसमें से मुझे 3 मंथ्स वाला खर्चा क्या करना पड़ेगा लेस, तो ये प्रीपेड है, ठीक है। इसका मतलब ये प्रीपेड इंश्योरेंस, तो बोलो 3 मंथ्स का खर्चा कितना हो जाएगा 15,000, अगर 15 महीने का है तो हर मंथ का कितना 1,000 করে, তাহলে 3 মাসে 3,000। 15,000 डिवाइडेड बाई 15 × 3 तो कितना हो जाएगा 3,000। तो लेस कर दो, लेस करने से कितना आ जाएगा 12,000। तो ये 12,000 कहाँ दिखना चाहिए पीएल में, और ये 3,000 प्रीपेड बोल के कहाँ दिखेगा एसेट में। तो अगर तुम लोग पूछोगे कि 40,000 का फिर दो बार कहाँ एडजस्टमेंट हुआ हुआ ना, ये देखो पीएल में ये 40,000 लेस होगा तब जगह, मतलब पीएल में अगर किसी का जगह है तो ये पूरा दिखा सकते हैं। 55,000 लिखा हुआ है तुम लोग का, फिर उसके नीचे लेस कर देना 40,000, फिर उसके नीचे लेस कर देना प्रीपेड, फिर कितना लिखना है 12,000। अगर पीएल में जगह है तो ठीक है, नहीं है तो वर्किंग नोट 3 बोल के डायरेक्टली क्या लिख दोगे 12,000, ठीक है। डायरेक्टली 12,000 लिख दोगे। तो यहाँ प्रीपेड लिखेंगे तो प्रीपेड यहाँ लिख देते हैं, तुम लोग भी लिख लो। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आया
3000, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के एसिड साइड में कितना लिखोगे? 3000, ठीक है। और यहाँ चलते हैं, ये यहाँ पर जो जगह रखा था मैंने इंश्योरेंस बोल के, तो यहाँ मेरा उतना जगह है नहीं कि हम सारा चीज यहाँ पर लिख दे, तो हम ये 50,000 को हटा देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, और जो वैल्यू पीएल में जाएगा वो लिख देते हैं। कितना जाएगा? 12,000, ठीक है। बस इतना ही था। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कैसे करना है? पहले ये सेल्स का डेटा बताओ कितना होगा? 22,44,000, तो 26,84,000। और ये परचेज वाला एडजस्ट करके कितना? 13,34,000, ठीक है। तो 2 जीपी आ रहा है 26, 7,80,000, 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 7,18,000। देखो ये ट्रेडिंग सबने सही से लिख लिया, एक बार देख लो यहाँ पे। अब ये कितना हो रहा है ऐड करके? ये पीएल का 7,34,000, ठीक है। ये दोनों टोटल करने से आ रहा है, मतलब जीपी और ये 7,18,000 प्लस 16, 7,34,000, बाकी एडजस्ट कर। टू नेट प्रॉफिट, हम्म 1,73,000। इधर का टोटल करना है, इधर का टोटल करना है, जो ज्यादा है उससे माइनस कर देना। इधर ज्यादा आ रहा है, इधर का टोटल कम आएगा, माइनस करने से 1,73,000 है सबका 1,73,000, ठीक है। अब इसको कैपिटल में ऐड करो, नेट प्रॉफिट 1,73,000, तो ये एडजस्ट करके कितना होगा? 16,33,000, ठीक है। अब एडजस्ट करो, मतलब ऐड करो टोटल 23,80,000 होता है वो दीदी के दांत में। हाँ 23,80,000 होना चाहिए, दोनों साइड चेक करो। दोनों साइड टोटल करने से 23,80,000 आना। अच्छा बोलो क्या नहीं लिख पाए हो, दिखा देते हैं। बोलो কি লিখতে পারো? হয়েছে সবার এসছে? বলো কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলো, আমি বলে দিচ্ছি। ऐसे के प्रीपेड
एसेट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 3000। ठीक है, अच्छा इलास्ट्रेशन 30, ये वाला देखो। यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट एज एट 31st March 2022 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स मैपल स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल बैलेंस शीट, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट, परचेज, ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, बैड डेट। इधर है बैड डेट रिकवर्ड, सैलरी, सैलरीज पेएबल, प्रीपेड रेंट, रेंट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। फिर बोल रहे परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575 एंड सेल्स इंक्लूड्स परचेज रिटर्न ऑफ 1725। तो बोलो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? मतलब क्या किया है, उल्टा नहीं कर दिया। परचेज रिटर्न से क्या लेस होता है, परचेज से परचेज रिटर्न लेस होता है, बट इन्होंने क्या कर दिया है। ठीक है, तो इसको सही करना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, फिर गुड्स मतलब दोनों में ही सेम गलती किया है, परचेज और सेल्स। फिर बोल रहा है गुड्स विथड्रॉन बाय मिस्टर एक्स वाई जेड फॉर ओन कंजम्पशन इंक्लूडिंग परचेज। तो ड्रॉइंग्स होगा, एक्स वाई जेड कौन है, एक्स वाई जेड यही होगा। ठीक है, इसका तो कुछ नाम दिया नहीं, तो प्रोप्राइटरी होगा। ठीक है, wages paid in the month of April for installation of plant and machinery amounting to 450 were included in wages account। तो प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करने का जो वेजेस है वो वेजेस में नहीं आता है, वो किस में आता है, प्लांट मशीनरी के साथ ऐड होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना। अगर जब तक एसेट जो ला रहे हो उसको जब तक यूज करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक जो भी खर्चा, जैसे मान लो कि ये चेयर टेबल जो लाया गया था तो फिर उसके लिए तो कुछ पैसा देना पड़ा था ना, कैरी करके लेके आने का। इसका चलो इंस्टॉलेशन कुछ है नहीं, लेकिन घर पे एसी लगता है या फिर एक्वागार्ड लगता है तो उसमें इंस्टॉलेशन होता है ना, तो वो खर्चे भी क्या हो जाएगा उस एसेट के। अगर 10,000 का भी एक्वागार्ड खरीदा, 2,000 इंस्टॉलेशन लगा, तो एक्वागार्ड कितने का होगा। ठीक है, इसी वजह से ऐड होता है। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पब्लिसिटी, तो वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना कि नया प्रोडक्ट आया मार्केट में तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल के साथ यहाँ पर आता है छोटे, स्पेशली जब पूजा का टाइम आ जाता है तब देखोगे छोटा छोटा पाउच नए नए प्रोडक्ट का दे देता है। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, जैसे अभी किया था, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट 2.5%। तो डाउटफुल डेट और डिस्काउंट ऑन डेटर दोनों अलग चीज होता है। डाउटफुल डेट मतलब मुझे डाउट है कि 5% पैसा मुझे नहीं मिलेगा, और डिस्काउंट मतलब अगर कोई डेटर मुझे समय पे पैसा दे दे या समय से पहले पैसा दे दे तो हम उसे क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट किसको देते हैं, गुड डेटर को देना चाहिए कि बैड डेटर को, ऑलवेज गुड डेटर को देना Good चाहिए। data. तो डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स बोल दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, इसका मतलब हाइपोथिकेशन का मतलब होता है कि गिरवी रखना, मतलब स्टॉक रख के, मैंने गिरवी रखना मतलब की बोल बटके मॉर्गेज। सुनिए, मॉर्गेज माने যেমন ব্যাংকে লোন নিতে গেলে বললে এই ব্যাংক বললো ঠিক আছে তাহলে কি দেবেন আপনি, তার বদলে মানে কি রাখবেন, মানে ওটাকে কি বলে বাংলাতে, হ্যাঁ বন্ধক, बंधक वाला। ठीक है, तो जैसे हम बोले कि मेरा ये जमीन है, ठीक है ये जमीन रख लो, मतलब जमीन का कागज वगैरह सब बैंक के पास होगा, मतलब जमीन मेरा है, पोजीशन मेरा है, ठीक है, लेकिन ओनरशिप मेरे पास और नहीं रहेगा। हम यूज जैसे मान लो मैंने अपना फैक्ट्री का प्लांट को मॉर्गेज रख के लोन ले लिया, तो क्या प्लांट उठा के बैंक लेके चला जाएगा, नहीं, प्लांट तो हम ही यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे प्लांट बेचना है तो हम नहीं बेच सकते, क्यों,
क्योंकि वो तो बैंक के पास है ना उसका ओनरशिप, तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज रखना। तो बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट मिला है हमें हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, मतलब हम लोगों ने बदले में क्या रखा है, स्टॉक गिरवी रखा है। और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग बैंक के अच्छे कस्टमर है, नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो अगर मेरे अकाउंट में मान लो 1 करोड़ है, मुझे 1 करोड़ 10 लाख चाहिए, तो बैंक मुझे तुरंत क्या करेगा, 10 लाख मुझे एक्स्ट्रा, मुझे जितना भी एक्स्ट्रा चाहिए मुझे तुरंत प्रोवाइड कर देगा। बट वो लोन होता है, ठीक है, उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए, मतलब मेरा काम ना अटके, क्योंकि हम बैंक के अच्छे कस्टमर है, तो बैंक मुझे वो चीज प्रोवाइड कर देगा, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब मैंने बीओडी लिया हुआ है, मतलब इन्होंने बीओडी लिया हुआ है स्टॉक को मॉर्गेज रखे। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2022 has been considered as 80% of real value of stock डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन। बोल रहा है कि बीओडी जो दिख रहा है आउटस्टैंडिंग, मतलब तो लाइबिलिटी हो गया ना, बीओडी जो दिख रहा है 31st March 2022, बोल रहा है वो has been considered as 80% of real value of stock। स्टॉक का जो 80% वैल्यू है, ठीक है, मार्जिन हटा के, मतलब स्टॉक को जितने में बेचोगे वो उसका मार्जिन, प्रॉफिट लगा के प्रॉफिट को अगर हटा देते हो तो स्टॉक का जो रियल वैल्यू होगा उसका 80% बीओडी लिया है हम लोगों ने, ठीक है। ये पॉइंट जब 7th नंबर कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। इतना समझो कि स्टॉक गिरवी रख के बीओडी लिया हुआ, ठीक है, बाद में ये क्या बोला है वो कैलकुलेट करने से समझ में आएगा। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉन एज एन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये बाद में समझाते हैं। तो हम लोग को क्या करने बोला है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आल्सो शो द रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो जो गलत हुआ है ना उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री भी हमें करने के लिए बोला है, ठीक है। पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री कर लेते, फिर हम लोग जो है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देंगे, चलो लिखो रेक्टिफिकेशन एंट्री इलास्ट्रेशन 30। रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो क्या क्या गलती हुआ है देखो, यहां से देखो, परचेज इंक्लूड्स, सेल्स इंक्लूड्स परचेज रिटर्न ऑफ 1725। तो इसको कैसे ठीक करोगे, तो पहले लिखो, हम इस तरीके से करवाते, पहले लिखो करेक्ट एंट्री का एक कॉलम, फिर लिखो रॉन्ग, फिर लिखो रेक्टिफाइड। तो हमें रेक्टिफाइड ही चाहिए, बट ये हम समझाने के लिए ये 3 कॉलम बना दिया मैंने, ठीक है। तो करेक्टली अगर देखा जाए तो परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, तो फिर परचेज रिटर्न एक्चुअली कितना है 1725। तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, परचेज रिटर्न, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है, कितना होगा 1725। और सेल्स का क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2575। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, जस्ट ऑपोजिट किया है, मतलब परचेज टू परचेज रिटर्न बोल के कितना लिखा है 2575। तो हम लोगों ने गलती क्या किया, हम लोगों ने लिखा है परचेज टू परचेज रिटर्न, ये तो लिखा है बट वैल्यू गलत। तो हम लोगों ने रॉन्ग एंट्री क्या किया है, ये लिखा है, ठीक है। और एक बार रॉन्ग जो किया है उसमें क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न टू सेल्स, ये ठीक लिखा है, बट यहाँ पर अमाउंट कितना दिखा है 1725। अच्छा, अब इसको ठीक करना है, तो कैसे ठीक करेंगे, देखो, हाँ, तो देखो परचेज डेबिट किया है 1725 से, करना चाहिए था वो नहीं किया है, तो अभी हम इसको पूरा डिटेल्स में दिखा देते हैं। देखो, तो हमें परचेज कितने से डेबिट करना चाहिए 1725। क्या हम लोगों ने परचेज परचेज रिटर्न 1725 किया है, देखो नहीं किया है, तो अभी करेंगे टू परचेज रिटर्न
1725, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ परचेज डेबिट किया है 2575 से, जो नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या लिख देंगे, टू परचेज, मतलब डेबिट को क्रेडिट कर देंगे तो हम लोग का वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और परचेज रिटर्न जो 2575 लिखा है उसको कैंसिल आउट करने के लिए वो क्रेडिट है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। तो परचेज रिटर्न कितना कर देंगे, 2575। एक्चुअली ऐसे लिखा नहीं जाता है, दोनों को नेट कर देंगे, तो परचेज रिटर्न और इधर से परचेज को नेट कर देना चाहिए, ठीक है। चलो ये सेल्स भी लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स वाला भी लिख लेते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, सेल्स रिटर्न डेबिट करना चाहिए कितने से, 2575। टू सेल्स कितने से करना चाहिए, 2575। सेल्स रिटर्न हटाना है 1725, तो इसको क्रेडिट करें, टू सेल्स रिटर्न 1725। और ये जो टू सेल्स है इसको हटाना है, तो इसको डेबिट कर दो 1725। अब नेट लिखो, नेट क्या होगा, तो ये परचेज डेबिट 1725 और परचेज क्रेडिट 2575, तो परचेज का नेट क्या निकल के आया, क्रेडिट ही निकल के आया। कितना हो जाएगा, टू परचेज, तो अच्छा 1725 और 850। अच्छा, और परचेज रिटर्न 850, এটা ডেবিট হবে তাই তো, परचेज रिटर्न 850। और ये सेल्स वाला है, है सेम ही। सेल्स रिटर्न टू, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट रहेगा, सेल्स रिटर्न टू सेल्स, सेल्स रिटर्न, इधर लिख रहे हैं एक बार, सेल्स रिटर्न टू सेल्स कितना हो जाएगा, 850 और 850। अच्छा, ओ देखो एक चीज तो गलत हो गया ना, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न 2575 बोला है, एंड सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न। तो क्या दोनों साइड, दोनों डेबिट क्रेडिट गलत हुआ है, एक बार पढ़ के बोलो, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, हाँ तो फिर दोनों मैंने गलत लिख दिया ना, तब तो नहीं होगा। देखो परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न कितना, 2575, और सेल्स में इंक्लूडेड है परचेज रिटर्न 1725, तो फिर डेटा कौन सा गलत हुआ है, परचेज का और सेल्स का। रिटर्न वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ठीक, ऐसे ठीक नहीं है। तो बोलो क्या लिखना पड़ेगा, बोलो। करेक्ट, मतलब करेक्ट एंट्री तो ये होना चाहिए, बट हम लोगों ने रॉन्ग जो किया है ये गलत लिख दिया है, हर जगह पे रॉन्ग नहीं हुआ है, कहाँ पर रॉन्ग हुआ है, मतलब सीधा बात ये हो गया, अगर हम लोगों ने परचेज में सेल्स रिटर्न 25, लेकिन मुझे परचेज रिटर्न कितना दिखाना चाहिए, 1725, ठीक है। तो रिटर्न जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न वाला डेटा ठीक करना पड़ेगा। तो बोलो रिटर्न डेबिट कितने से लिखेंगे, 1725, मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा एंट्री, कहाँ पर लिखे, ये मेरा पेज मुझे गड़बड़ कर रहा है, ये देखो, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो रेक्टिफाइड फिर ऐसे होगा, पूरा में तो गलती नहीं है, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न नहीं, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ठीक है। क्योंकि जब रिटर्न इनवर्ड मतलब मुझे वापस आ रहा है तो कस्टमर का, तो रिटर्न आउटवर्ड, तो ये कौन सा वाला, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न मेरे कितने से, परचेज रिटर्न एक्चुअली मेरा कितना है, लेकिन मैंने कितना लिख दिया है, तो उसको हटाएंगे, ठीक है। तो फिर परचेज रिटर्न नॉर्मली क्या होता है, तो फिर इसको डेबिट करेंगे गलती वाले को, तो कितना हो जाएगा 2575। सेम तरीके से सेल्स रिटर्न का करो, टू रिटर्न इनवर्ड, कितना लिखेंगे,
172, तुम लोगों ने भी उल्टा बोल दिया। ये वाला क्या होना चाहिए, ये वाला क्या होना चाहिए, रिटर्न इनवर्ड होगा ना, और ये रिटर्न आउटवर्ड होगा। क्यों, सुनो देखो, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या, सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न मेरा क्या होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न मेरा क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न मेरा कितने से क्रेडिट होना चाहिए, 1725, और ये कितने से डेबिट होना चाहिए, 2575। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा ये तो हो गया रिटर्न का एंट्री जो डेबिट और क्रेडिट होगा। अब मेरा परचेज कितने से ज्यादा या कम दिख रहा है, सेल्स, क्योंकि परचेज में इंक्लूड हुआ है गलती से कितना, 2575, तो परचेज को कितने से कम कर दोगे, 2575 से, 2575, और सेल्स में गलती से कितना इंक्लूड हुआ है, तो हाँ, तो उतने से कैंसिल कर दो, हो गया। सेल्स अकाउंट डेबिट कितना, 1725, ये वाला हो जाएगा। फिर से बता देते, देखो बोला है कि परचेज में सेल्स रिटर्न इंक्लूड हो गया है, तो मेरा परचेज का वैल्यू क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, अच्छा, और बोल रहा है कि सेल्स में मेरा परचेज रिटर्न इंक्लूड हो गया है, तो परचेज रिटर्न 1725। तो पहला बात है कि जो रिटर्न का एंट्री होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो, कितने से होना चाहिए, 2575, और परचेज रिटर्न जो है मतलब रिटर्न आउटवर्ड वो क्रेडिट होता है, वो कितने से होना चाहिए, 1725। अब यहाँ पर गलती ये हुआ है कि हम लोगों ने सेल्स में 1725 दिखा रखा है, परचेज में 257, उल्टा, मैं हम लोगों ने सेल्स में कितना इंक्लूड कर रखा है, 1725, तो सेल्स को उतने से क्या कर दोगे, हटा दो। 1725 मुझे सेल्स में नहीं चाहिए, तो सेल्स तो क्रेडिट होता है, सेल्स को क्या कर दोगे, डेबिट, और परचेज में कितना इंक्लूड कर रखा है, 2575, परचेज कैसे वो हटाना है, तो वो हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि परचेज क्या आइटम होता है, डेबिट आइटम। बस ये लिखने से ही हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न wrongly included in purchase and sales, now rectified। ये हो जाएगा रेक्टिफाइड है। बोलो समझ में आ गया, पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो समझ में आया, जितना जितना रिटर्न इनवर्ट और आउटवर्ट जनरेट करना है वो कर दिया। देखो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। अब सेल्स में जितना गलत था सेल्स को डेबिट करके कैंसिल कर दिया, परचेज में जितना गलत था परचेज को क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है गुड्स विथड्रॉन फॉर ओन कंजम्पशन इंक्लूडेड इन परचेज, तो हम लोगों ने गुड्स कंज्यूम किया है ओन कंजम्पशन, तो वो क्या होता है, ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो गुड्स जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग्स टू परचेज, स्टॉक कम होता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या किया है, इंक्लूडेड इन, ठीक ही तो किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओमिशन होगा, इसका इम्पैक्ट नहीं दिया है, तो फिर देना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, वही लिख दो, ड्रॉइंग्स टू परचेज, तो ये ओमिशन हुआ होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स टू परचेज, ड्रॉइंग्स अकाउंट ডেবিট, বাবারে কেন যে এটা আমি করতে গেলাম, কি করবো, আরে এইটা যে আমি আনইনস্টল করে যে নতুন ভার্সনটা নিলাম এটার, এটা এমন গন্ডগোলের, পুরোনোটাই ঠিক ছিল। আমি এটা বুঝতেই পারছি না যে কতটা দূরে লিখছি। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना है, 3566। बी गुड्स withdrawn for own consumption
इंक्लूडेड इन परचेज। मतलब ये इस तरीके से रेक्टिफिकेशन है, मतलब मैंने स्टॉक खरीदा था खुद के यूज के लिए, ठीक है, बट उसको हम क्या दिखा रहे हैं कि मेरा बिजनेस का स्टॉक है बोल के मैंने उसको परचेज में दिखा दिया है, तो अभी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो उसमें भी एंट्री मेरा तो वही हो रहा है, मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम ही करना है। मैंने गलती से इंक्लूड कर दिया तो भी कम करना है, अगर मेरे बिजनेस के स्टॉक से भी हम लेके जा रहे हैं तो भी मुझे परचेस को क्या करना पड़ता, क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि खरीदे हुए स्टॉक से गुड्स लेके जा रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि गुड्स खरीदा ही था खुद के यूज के लिए, ठीक है। तो फिर वो परचेस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वो बिजनेस का खर्चा थोड़ी है। परचेस में इंक्लूड करने का मतलब कहाँ का खर्चा दिखा देंगे, बिजनेस का। लेकिन पर्सनल यूज का खर्चा और बिजनेस का खर्चा क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। फिर बोल रहा है वेजेस पेड, वो इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 450 इंक्लूडिंग इन वेजेस। तो वेजेस क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा, तो वेजेस को क्या करोगे, कम करोगे। वेजेस क्या होता है, डेबिट होता है, कम करने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू वेजेस। और इंस्टॉलेशन प्लांट मशीनरी में होगा तो प्लांट मशीनरी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। वो खर्चा प्लांट मशीनरी में ऐड होगा। जैसे मैंने बोला 10,000 का एक्वागार्ड 12,000 का हो जाएगा, तो फिर एक्वागार्ड अकाउंट डेबिट 10,000 था, फिर उसमें ही अगर 12,000 दिखाना है तो अगेन एक्वागार्ड अकाउंट डेबिट तो 2,000 करना पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000, सॉरी 450, यहाँ जो अमाउंट दिया है 2 क्या हो जाएगा, वेजेस। वेजेस कम करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गलती क्या किया, इन्होंने गलती किया है वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, देखो एक्चुअली होना चाहिए फिक्स्ड एसेट टू क्या होना चाहिए, कैश, ठीक है। इन्होंने क्या कर, मतलब वेजेस का खर्चा ही फिक्स्ड एसेट टू कैश बोले, इन्होंने कर दिया है वेजेस टू कैश। अब ठीक कैसे करोगे, तो फिक्स्ड एसेट डेबिट करो, किया नहीं था, कैश सही किया है, ठीक है, करेक्टली भी सही किया है, रॉन्गली भी सही किया है, तो टू क्या हो जाएगा, ये तो नहीं चाहिए ना, इसको हटा देंगे, टू वेजेस, ऐसे समझ लो। या फिर फिक्स्ड एसेट में वो खर्चे को ऐड करना है और वेजेस को कम कर देना है, गलती से वेजेस ज्यादा दिख रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट टू वेजेस, ठीक है, समझ में आ गया। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेजेस लिखो। अच्छा फिक्स्ड एसेट नहीं, प्लांट एंड मशीनरी लिख लो, नाम दिया हुआ है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 450 being wages paid for installation of machine, installation of machine या plant and machine wrongly debited to wages, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब देखो बोल रहा है कि फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पब्लिसिटी, क्या लिखो, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ना, उसको एडवर्टाइज करो, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज के लिए कर रहे हैं ना। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो फ्री सैंपल नहीं लिखते उसको, हम लोग क्या लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि स्टॉक कम हो जाता है। अगर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग अपने प्रोडक्ट का तो स्टॉक तो कम हुआ ना, तो परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर में लिखो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज 825 being free sample distribution for publicity, being free sample distribution for publicity out of purchase.
और नहीं है शायद। इसके बाद रेक्टिफिकेशन और कुछ नहीं है, रेक्टिफिकेशन बस यही वाला था 1 से 4 तक। इसके बाद तो बोला है प्रोविजन बनाओ, डिप्रिशिएशन चार्ज करो, तो ये सब तो कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो अब वो ट्रेडिंग पीएल बनाओ, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022। लिखो तुम लोग, हम थोड़ा देख रहे हैं कि इसको ठीक कर सकते हैं। तुम लोग अपना स्ट्रक्चर बनाओ, बैलेंस शीट भी बनाओ और वो भी बनाओ। और ऑफ করে দেখো তাকে তোমরা বানাও, করতেও ভালো লাগছে যদি না আসে। बंद नहीं करेंगे तो नहीं, छोड़। अच्छा, पीएल और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as on 31 March 2022। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी है, इस पे एडजस्टमेंट था, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, एक तो हम लोग का उसमें वेजेस को क्या करना है, ऐड करना था, ठीक है। और इधर डिप्रिशिएशन भी था, तो उतना जगह रखना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिख रहा है, 19,550, ठीक है। हम ये P/M लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। प्लांट एंड मशीनरी 19,550, 19,550, ठीक है। इसमें बाकी एडजस्टमेंट के लिए जगह रखो, ज्यादा जगह रखना। एक तो डिप्रिशिएशन लिखोगे, एक वो जो एडजस्टमेंट किया उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10,250। इसमें तो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डिप्रिशिएशन का। तो एप/एप लिख दिया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10,250, ठीक है। अच्छा, फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड में लिखो, बीओडी लिख देते हैं, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी 80,000, ठीक है। अच्छा, फिर कैपिटल अकाउंट 65,000, तो यहाँ लिखो कैपिटल 65,000। अच्छा, फिर बोल रहा है ड्राइंग्स, तो लेस कर दो 8,000 ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स 8,000, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स के नीचे और भी ड्राइंग्स का जगह रखना है, ठीक है। एक वो पर्सनल वाला ड्राइंग्स था, वो भी यहाँ पर बाद में लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर परचेज 1,60,000, तो वो लिखो ट्रेडिंग में परचेज 1,60,000। तो ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं मुझे नहीं पता, जगह रख दो, बाई चांस अगर हुआ तो थोड़ा एक लाइन जगह रख के टू परचेज। इनर कॉलम में लिखेंगे परचेज है हम लोग का 1,60,000, लेकिन इसमें रेक्टिफिकेशन जाएगा,
ठीक है। अच्छा, परचेज के बाद है ओपनिंग स्टॉक 32,250, लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 32,250, 32,250। अच्छा, फिर इसके बाद है वेजेस, इसमें भी एडजस्टमेंट होगा, 12,165 रेक्टिफिकेशन होगा। वेजेस परचेज में इतना जगह रख देते हैं, टू वेजेस इनर कॉलम में लिख देते हैं, टू वेजेस 12,165, 12,165। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये फिर वही एडजस्ट करके लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये पीएल में जाएगा, लेकिन इसको हम लोग एडजस्ट करके लिखेंगे नए वाले के साथ, जैसे उसने किया, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी किया ना, न्यू जो प्रोविजन है उसके साथ होगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसको भी हम लोग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर का है। तो करेंटली जो बनेगा, यहाँ नीचे बोला था ना करेंटली इतना इतना बनेगा, उसके साथ एडजस्ट करके लिखेंगे, ये दोनों पॉइंट रहने देते हैं। डेटर 1,20,000 लिखो, डेटर कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में। डेटर 1,20,000 लिखो, उसमें भी दो दो लाइन जगह रखना, एक पीबीडीटी के लिए, एक डिस्काउंट के लिए, ठीक है। डेटर হচ্ছে 1,20,000 না, কোথায় চলে গেল, হ্যাঁ হ্যাঁ 1,20,000। सन्ड्री डेटर 1,20,000। अच्छा, फिर क्रेडिटर 47,500, तो ये बीओडी के नीचे लिखो, सन्ड्री क्रेडिटर 47,500, ठीक है। ये सब में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। अच्छा, डेटर लिख लिया, क्रेडिटर लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, बैड डेप्ट 1,100, 1,100 बैड डेप्ट, तो ये इसमें लिखना है, पीएल में लिखना है, लिखो बैड डेप्ट 1,100, तो यहाँ लिख देते हैं। मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है जगह कितना रखे कितना ना रखे, चलो जो है सो है। बैड डेप्ट 1,100, ठीक है, पीएल में गया। अच्छा, बैड डेप्ट रिकवर्ड, ये क्या होता है, ये किधर जाएगा, पीएल में, क्रेडिट में, बाय PL buy बैड sell. डेप्ट। हाँ, बाय बैड डेप्ट रिकवरी, मतलब बैड डेप्ट हो गया था अचानक से। हाँ, मतलब हम लोगों ने कंफर्म पता था कि बैड डेप्ट होगा, बट कोई अच्छा इंसान था जो कि पैसा देके चला गया, ठीक है। फिर बोल रहे हैं सैलरी, सैलरी में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्टली लिख दो 22,550, टू सैलरीज 22,550, टू सैलरीज 22,550। अच्छा, फिर इसके बाद सैलरीज पेबल मतलब क्या है, हाँ, पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, देना चाहिए था अभी भी नहीं दिया। तो ये मत सोचो कि आउटस्टैंडिंग है तो दो जगह एडजस्ट हो जाएगा, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब इसका लेजर जर्नल एंट्री सब हो रखा है, तो ये कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट लाइबिलिटी है, तो फिर ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। कितना था, 2,450, ठीक है, 2,450। मतलब तुम लोग को लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे, ठीक है, मेरा तो वो दिख नहीं रहा है तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं आज के लिए एटलीस्ट। तो ये कितना है हम लोग का, सैलरीज पेबल 2,450, किधर लिखना है, क्रेडिटर के नीचे लिखना है, ठीक है, सैलरीज पेबल 2,450। अच्छा, फिर बोल रहा है प्रीपेड रेंट, तो ये एसेट है, प्रीपेड रेंट, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो हम इसके अगेंस्ट में ही लिख दे रहे हैं। फिर से पेज पलटेंगे पता नहीं क्या दिखेगा, क्या प्रीपेड रेंट एसेट साइड में लिखना है, कितना, 300। अच्छा, इसके बाद इसका भी सेम वही, इसका लेजर बना हुआ था, तो ये ऐसा नहीं कि प्रीपेड है बोल के दो जगह चला जाएगा, नहीं, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है मतलब इसका जर्नल एंट्री हुआ था, इसका इसके लिए लेजर पोस्टिंग भी हुआ है, तभी जाके ये ट्रायल बैलेंस में आया, क्योंकि जिसका अकाउंट बनता है वही तो ट्रायल बैलेंस में आता है। तो अब ये एक ही बार पोस्ट होगा, जो दो बार जो पोस्ट होता है जिसका जर्नल एंट्री नहीं होता है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है मतलब जर्नल एंट्री हो चुका है, तो रेंट 4,300 लिखो, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कहाँ लिखोगे, पीएल में, सैलरी के नीचे लिखो 4,300, ठीक है।
अच्छा, रेंट के बाद है कैरेज इनवर्ट, कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग में 1125 लिखो। वेजेस, वेजेस में एडजस्टमेंट था तो जगह बचा के लिखना है, ठीक है। टू कैरेज इनवर्ट, वेजेस के नीचे एक लाइन जगह रख के फिर लिखो 1125, फिर है कैरेज आउटवर्ड 1350, ये 1125 कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा? पीएल में, टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड 1350, 1350, ठीक है। और इनवर्ड 1125। अच्छा, फिर सेल्स 2,15,300, सेल्स कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग में लिखो, बाई सेल्स 2,15,300, इनर कॉलम में लिखो एडजस्टमेंट है। अच्छा, सेल्स हो गया 2,15,300। फिर दिया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये दोनों ही कहा जाएगा? पीएल में जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख दो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 3350। ओ ওটা লিখে তো পারো, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বলে লিখে দিলেই তো হলো, বা ওর জায়গাও রাখতে পারো, যেটা ইচ্ছা করা যেতে পারে। लिखो टू एडवर्टाइजमेंट, ऐड करके भी लिख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर कितना है? 3350, इनर कॉलम में लिख दो, ऐड करके लिख देना, नहीं तो अगर किसी ने लिख दिया आउटर में कोई बात नहीं, फिर से टू लिख के लिख दोगे तो भी तो हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1250, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1250। फिर कैश इन हैंड 1450, कैश एट बैंक 3125, लिखो बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 1450 कैश एट बैंक 3125। अच्छा, फिर बोला है ऑफिस एक्सपेंसेस, तो लिखो पीएल में ऑफिस एक्सपेंसेस 10,160। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 10,160, और इसके बाद वाला भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3,000 लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000, ये हो गया। अब परचेज इंक्लूड्स रिटर्न, इसको ठीक करना पड़ेगा, तो परचेज में से कितना माइनस करोगे? परचेज रिटर्न जितना है, ठीक है। तो देखो, परचेज इंक्लूड्स कर रखा है सेल्स रिटर्न 2575 और सेल्स इंक्लूड्स, तो परचेज रिटर्न एक्चुअली कितना होना चाहिए? तो फिर कितना माइनस करोगे? 1725, तो यहां से लेस कर दो, रिटर्न 1725, और इधर सेल्स रिटर्न लेस रिटर्न कितना हो जाएगा? उसमें था उल्टा 257, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें गुड्स विथड्रॉन, ये बोला है उन कंजम्पशन, मतलब ये ड्राइंग्स जाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स में लिखो, হ্যাঁ মাইনাস তো করতে হবে, এটা তো 3500, তো हाँ माइनस तो करना पड़ेगा, लेस ड्राइंग्स। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাও তো রেকটিফাই করতে হবে, হ্যাঁ করতে হবে। করো তো দেখি নেট কত আসছে, আমাকে একবার করে বলো, মানে 1,60,000 আমি বলছি, করো 1,60,000, फिर उसमें माइनस कितना करोगे? 2575 करो, कितना आ रहा? और उसमें वो ड्राइंग्स फिर हटाओ,
Drawings 825. এই যে পারচেস, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট টু পারচেস 825 মাইনাস আরেকটাও আছে না, আরেকটা আছে তো ड्राइंग से ये 3500 वो भी कर 2 होगा 375। हाँ उतना सारा चीज लिखना पड़ेगा लेकिन जगह तो नहीं, क्या करें वर्किंग बना ले क्योंकि जगह नहीं है। देखो इतना सारा चीज कैसे लिखेंगे, तो एक काम करते पूरा ही वर्किंग बना लेते, ठीक है। इतना सारा लिखने का मेरे यहाँ तो जगह नहीं है, एटलीस्ट तुम लोग का भी नहीं होगा इतना सारा जगह, तो कोई ने भी नहीं बचाया होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग वर्किंग नोट बना लेते, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते कैलकुलेशन ऑफ परचेज, ठीक है। परचेज को हमें सही करना है, परचेज एंड सेल्स दोनों कर लेते, दोनों का वर्किंग नोट एक ही जगह पे कर लेते, ठीक है। तो परचेज मेरा कितना दिख रहा है 1,60,000, ठीक है। उसमें से लेस करो पहले रिटर्न कितना 1725, फिर लेस करो रॉन्गली डेबिटेड जो है वो कितना होगा 2575, ठीक है। फिर लेस करेंगे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ड्राइंग्स है ना, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन वो है 825, और एक है पर्सनल यूज के लिए जो ड्राइंग्स है ना, वो कितना था 3,500, और ये सब करके आना चाहिए 1,51,375 आ रहा है, ठीक है। तो ये लिख देंगे उधर वर्किंग नोट, साथ ही साथ सेल्स का भी बना लेते, ठीक है। तो सेल्स का डेटा है कितना 2,15,300, अच्छा। फिर लेस कर दो रिटर्न, बोलो कितना होगा 2575, ठीक है। रॉन्गली क्रेडिटेड 1725, रॉन्गली क्रेडिटेड 1725, और कुछ था सेल्स पे না আর তো কিছু ছিল না, দেখো কত 2,11,000, इसमें और कुछ नहीं था। परचेज में बहुत सारा डेटा था, सेल्स फिर भी वहां हो सकता है थोड़ा बहुत जगह बचा के, बट ये इतना सारा चीज लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो 2,11,000 और वो हो जाएगा 1,51,375, ठीक है। तो वर्किंग नोट करके लिख देते हैं परचेज का। वर्किंग नोट नंबर 1,51,375, और सेल्स का अगर चाहो तो यहाँ कर सकते हो रॉन्गली, क्या लिखेंगे रॉन्गली क्रेडिटेड कितना था, एडजस्ट करके आ जाएगा 2,11,000, ठीक है। परचेज का ही हो गया, तो वेजेस थोड़ा ऊपर लिख लेते हो 2 हाँ वेजेस कत ছিল हाँ 1,2165, और उसमें हम लोग को एडजस्ट भी करना है। अच्छा ये वाला हम लोगों ने, ये ड्राइंग्स को फिर उधर भी तो दिखाना पड़ेगा 3,500 जो यहाँ दिखाया, हाँ। तो यहाँ ड्राइंग्स कैपिटल यहाँ लिखो फिर से, कितना है 3,500, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो रहा है 11,500, ठीक है। ये हो गया, अच्छा। तो इसके बाद वेजेस वाला 450 प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करो, है ना। क्या लिखेंगे वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन 450, तो कितना हो जाएगा प्लांट मशीनरी का वैल्यू 20,000, और उधर वेजेस लेस करना पड़ेगा रॉन्गली डेबिटेड 450, तो कितना आ जाएगा हाँ 11,715, ठीक है। अच्छा ये दो जगह पे हो गया। अच्छा इसके बाद फ्री सैंपल फॉर पब्लिसिटी
825, तो इसका हम लोगों ने परचेज से तो एडजस्टमेंट कर दिया, और पीएल में दिखाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का जगह रखा था, यहाँ पर ऐड कर देंगे फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना है 825, तो दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, एक बार देख लेते हैं कितना आंसर किया था। कत 41, हाँ ठीक है 4175, ठीक है, दो जगह पे ये भी हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट करने बोला है, डाउटफुल डेट पे 5% और डिस्काउंट 2.5, तो डेटर में जाएंगे 5% क्रिएट करना है, तो यहाँ पर तो सनरी डेटर, तो डेटर के यहाँ पर जगह कम दिख रहा है तो हम यहाँ लिख लेते हैं सनरी डेटर। सनरी डेटर कितना था एक बार बोलोगे, मैंने ना हटाया जगह कम, 1,20,000, ठीक है। अब पीबीडीडी क्रिएट करो, हाँ लेस पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 5%, कितना हो जाएगा 6,000, तो गुड डेटर पता चल जाएगा, प्रोबेबल गुड डेटर, कोई फिक्स नहीं होता है कि ये सब गुड ही होगा, कितना आ जाएगा 1,14,000। अब इस पे क्या क्रिएट कर सकते हैं, डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2.5%, कितना हो जाएगा 1,14,000 पे 2.5%, 2,850, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस करके 1,11,150। अब दो जगह एडजस्टमेंट होता है, तो पीवीडीडी को कहाँ लिखना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो इसका हम लोगों ने जो ट्रायल बैलेंस में डेटा था वो नहीं लिया था, अब उसको लेके एडजस्ट करके हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका डेटा देखेंगे, तो चलो पहले देखते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना होगा, तो 2 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, तो पहले देखते हैं पहले से कितना दिया हुआ था, पहले से था 3,200, ये ओल्ड वाला था कितना 3,200, न्यू कितना क्रिएट करना है हमें 6,000, ठीक है, तो मुझे पीएल में और चार्ज करना पड़ेगा, मुझे 6,000 चाहिए, मेरे पास है ओनली 3,200, तो मुझे और कितना चाहिए होगा 2,000, लेकिन इसमें और एक एडजस्टमेंट भी होगा, क्या होगा बोलो तो, नहीं बैड डेट तो इसके अंदर है, यहाँ कुछ था, देखते हैं, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस परचेस, एक मिनट, কত এলো 2,800 আসছে না, कुछ तो एक एडजस्टमेंट रह गया, 2,800, अच्छा बैड डेट लिखा है हम लोगों ने 1,100, हाँ ठीक है, तब ठीक है, दोनों को मिला के भी लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है ये सही आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है 2,800 है, एक्चुअली बैड डेट के साथ ऐड करके भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, हम लोग का आंसर ठीक है आया, 2 बैड डेट हो गया, पीबीडीडी हो गया, अब वो निकालो 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, उसका पहले से कितना था ओल्ड 1,375, और न्यू कितना करना है 2,850, तो कितना पीएल में चार्ज होगा 1,75, ठीक है, तो ये इतना हम लोग का पीएल में चार्ज होगा, ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, प्लांट मशीनरी पे 15%, फर्नीचर पे 10% करो, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, तो 20,000 पे 15% कितना होगा 3,000, अच्छा, तो फिर कितना आ रहा है आउटर कॉलम 17, हम लोग फर्नीचर का भी लिख लेते, फिर दोनों को उधर लिख देंगे पीएल में, फर्नीचर का हम लोग का 10%, फर्नीचर में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सिर्फ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, कितना हो जाएगा 1,025, तो कितना हो जाएगा 9,225, ठीक है। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखोगे पीएल में, लिखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,000, फर्नीचर फिक्सचर 1,025, लिखे
मेरे को फिर से ऐसे लिखना पड़ेगा, टू डेप्रिशिएशन ऑन कितना आया, प्लांट एंड मशीनरी 3000, और टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1025। ठीक है, अच्छा ये दो जगह पे पुट हो गया। उसके बाद ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाला, ठीक है, ये वाला समझते हैं। देखो बोला है कि हम लोगों ने जो बीओडी लिया है वो हम लोग का has been considered as 80% of real value of stock। स्टॉक का जो रियल वैल्यू है उसका 80% हम लोगों ने बीओडी लिया है। जो बीओडी अभी हमें आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, बाकी, मतलब मेरा बीओडी तो लोन है, तो मेरा लोन बाकी अमाउंट जितना भी है वो किसके इक्विवेलेंट है, बोल रहा है 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब स्टॉक का रियल वैल्यू का मतलब बोल रहे डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन। तो बोल रहे मार्जिन 20% लेस कर देने से जितना होगा उतना मेरा स्टॉक का रियल वैल्यू है। ठीक है, तो पहले हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, क्योंकि देखो पूरे इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है नहीं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मुझे ये बीओडी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर लिखो बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि जब क्लोजिंग स्टॉक को मॉर्टगेज रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक तो होगा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कितना, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले बोलो बीओडी कितना है हम लोग का, 80,000। ठीक है, बीओडी है मेरा 80 ना, एक टू बेसी हो 80,000 जो है ये हम लोग का बीओडी हो गया, और ये किसके साथ इक्विवेलेंट है, 80%। तो अगर 80% ऐसे यूनिटरी मेथड होता है ना, যেটাকে বাংলাতে বলে ঐকিক নিয়ম, 80% इक्वल टू अगर 80,000 है तो 1% इक्वल टू कितना, 80,000 डिवाइडेड बाय 80%, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 80% इंटू 100%। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 80,000 इक्विवेलेंट टू 80% है। ठीक है, तो 100% कितना होगा, तो पहले ये करो, मतलब 80,000 इंटू 100% डिवाइडेड बाय कितना आया, 80%। ठीक है, इससे क्या पता चला कि मेरा जो आउटस्टैंडिंग ओवरड्राफ्ट का वैल्यू दिख रहा है वो स्टॉक के कितने के बराबर है। ठीक है, तो 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, लेकिन ये जो वैल्यू है ये स्टॉक का वैल्यू कितना है, मतलब ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है 80,000 इंटू 100% डिवाइडेड बाई 80%, ये करने से मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरा बीओडी का वैल्यू दिख रहा है उसका मेरा स्टॉक का वैल्यू कितना है, लेकिन उसका रियल वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20% से और भी कम कम करना पड़ेगा ना। तो फिर इन मतलब ये वैल्यू अगेन मेरा कितने परसेंट का वैल्यू हो गया, अगेन 80% का वैल्यू। तो फिर से मुझे कितना करना पड़ेगा, 100% बाई 80%। देखो कितना आ रहा है, फिर से समझा देते हैं कितना आ रहा है, पहले चेक करो। 1,25,000 हम समझा दे रहे हैं फिर से, यहाँ पर लिख के देखो अगर नहीं समझ में आया। देखो देखो क्या बोला है यहाँ पर, बोल रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड है स्टॉक के अगेंस्ट, बीओडी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022। सबसे पहला बात है बीओडी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2022 को कितना दिख रहा है, जो तुम लोगों ने बैलेंस शीट में लिख रखा है 80,000। ठीक है, अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, मुझे बोला है कि ये लोन लिए हो क्लोजिंग स्टॉक को रख के। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे मैंने मेरा घर गिरवी रख के लोन लिया है, तो मेरे घर का वैल्यू कितना है वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने घर गिरवी रख के 2 लाख रुपए का लोन लिया है मान लो। ठीक है, तो मेरा घर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बोल रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो आउटस्टैंडिंग है हैज बीन कंसीडर्ड एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। बोल रहा है कि ये जो बीओडी का वैल्यू है ये मेरे स्टॉक के 80% वैल्यू के साथ क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर स्टॉक का 80% मतलब 80,000 है तो स्टॉक का 100% मतलब कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, 80,000 डिवाइडेड बाई 80% इंटू 100%। पहले बोलो ये कितना आ रहा है, 1 लाख। ठीक है, हाँ लेकिन ये जो वैल्यू है ये रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब
इसमें से 20% मार्जिन क्या किया हुआ है, लेस किया हुआ है बोल रहा है, ठीक है। डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द, मतलब ये 80% मार्जिन लेस करके ही है। फिर बोल रहा है and after adjusting the marginal value 80% of the same has been allowed to drawn as an overdraft। बोल रहा है कि हम लोग कितना ओवरड्राफ्ट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बोल रहा है तुम्हारे स्टॉक का जो वैल्यू है उसका तुम कितना ओवरड्राफ्ट ड्रॉ कर सकते हो। मान लो मैंने 1 लाख का स्टॉक मॉर्गेज रखा है, तो बैंक मुझे बोल रहा है कि आप अपने स्टॉक के वैल्यू का 80% ही लोन ले सकते हैं। तो हम 1 लाख के ऊपर अगर 80% लोन ले सकते हैं, कितने रुपए का लोन ले सकते हैं, 80,000। यहाँ पर वही बोल रहा है एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू, मतलब ये मार्जिन यानी कि प्रॉफिट को अगर हम लोग एडजस्ट कर दे तो बोल रहा है मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉन एज एन ओवरड्राफ्ट। तो बोल रहा है कि ओवरड्राफ्ट कितना हो सकता है, 80% हो सकता है मेरे स्टॉक के वैल्यू का। तो ये जो 1 लाख रुपए है ये मेरा क्या है, बीओडी है, ठीक है। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बोलो ज्यादा है कि कम है, क्योंकि हम मेरे क्लोजिंग स्टॉक का 80% ही ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है मेरा ज्यादा है कि इससे कम है, बेसी होगा ना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि बैंक मुझे बोल रहा है आप जितने वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक रख रहे हो, बैंक बोल रहा है आप ये क्लोजिंग स्टॉक रखो, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। बैंक बोल रहा है इसका जो भी वैल्यू होगा आप उसका कितना परसेंट लोन ले सकते हो, 80%। तो मुझे तो मेरा लोन का वैल्यू पता चल गया, कितना, 1 लाख, ठीक है। अब ये 1 लाख कितने के बराबर है, 80% के, ठीक है। तो फिर 100% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,25,000। तो एक्चुअली मैंने कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक रखा है बैंक के पास, 25। इसका हम कितना लोन ले सकते हैं, 80%, कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। और ये 80,000 क्या बोल रहा है, फिर ये 80,000 बोल रहा है कि मेरे स्टॉक का रियल वैल्यू मार्जिन लेस करने के बाद। तो स्टॉक यहाँ पर जैसे जैसे बोला हम लोगों ने वैसे स्टेप वाइज किया। बोल रहा है कि जितना आपका बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है वो स्टॉक का 80% रियल वैल्यू दिखा रहा है आफ्टर डिडक्टिंग द मार्जिन। तो स्टॉक के ये मतलब 80,000 इक्विवेलेंट टू स्टॉक का 80% वैल्यू, ठीक है। लेकिन हम मेरे पूरे स्टॉक का कितना बीओडी कर सकते हैं, मतलब ये मेरा कितना वैल्यू दिख रहा है, ये मेरा दिख रहा है बीओडी का वैल्यू जो कि मेरा स्टॉक का 80% वैल्यू को बता रहा है। क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100% लगाना पड़ेगा, तब तो मुझे पता चलेगा। मतलब मेरा 1,25,000 का स्टॉक मैंने बैंक में मॉर्गेज रख दिया, बैंक वाले ने बोला इसका 80% जितना होता है उतना लोन दे देंगे। तो 80% कितना होता है, 1 लाख। तो फिर हमें कितने का लोन देगा, 1 लाख, लेकिन हम लोग ड्रॉ कितना कर सकते हैं, 80%। तो इसीलिए कितना बीओडी दिख रहा है, 80,000। 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड ड्रॉन एज एन ओवरड्राफ्ट। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, हम्म। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक फिर कितना हो गया, 1,25,000, ठीक है। तो लिखो अब क्लोजिंग स्टॉक को, वहां तो लिखा ही था और एक जगह पे भी लिखना पड़ेगा, एसेट्स में लिखना पड़ेगा, लिखो क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखेंगे, 1,25,000। और शायद कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब देखो कितना आ रहा है, पहले ट्रेडिंग का कोई टोटल, अच्छा हाँ 1,39,000, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट 1,39,530, 3,36,000 बाई जीपी, 1,39,535। और ये ऐड करने से 450 कितना आ जाएगा, 139,985, ठीक है, 39,985। और इधर का देखो कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट ही आना चाहिए।
83,800 তো মাইনাস করো যেটা এলো তোমার সেটা থেকে 83,800 কি ডিফারেন্স আসছে দেখে। হুম, তুমি মাইনাস করো না, আমি তাহলে দেখছি কি লেখো। কি লিখিনি আমরা? 2,8 তাহলে লেখো, লিখে দেখো, তাহলে তো হয়েই গেল। ওটাই तो डिफरेंस আসছে 83,800। अच्छा अब ये नेट प्रॉफिट को ऐड करो। ऐड नेट प्रॉफिट 83,800 तो कितना आ रहा है सब ऐड करने से? वन लैख 37,300 फिर BOD 80,000 47,500 2450। ম্যাম ক্লোজিং স্টকটা ব্যালেন্স শিটে আর আসবে না? হ্যাঁ আসবে তো, লিখেছি 1,25,000। কত আসছে? 2,250 और इधर भी उतना ही आना चाहिए। अभी हम लिख दे रहे, चेक करो 2,67,250 देख लो आ रहा है कि नहीं। स्टॉक वाला समझ में आया ना? देखो स्टॉक का वैल्यू इसका मतलब कितना हुआ पता है? 1,25,000, 1,25,000 स्टॉक का वैल्यू। अब हम लोगों ने क्या किया, स्टॉक का जो वैल्यू है उसका 80% बैंक बोला लोन ले सकते हो, तो कितना होता है 1,00,000। लेकिन उसमें ओवरड्रॉन कितना कर सकते हो उसका भी 80%, तभी बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिख रहा है 80,000। अब इसका हम लोगों ने उल्टा किया, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया था 80,000, तो फिर इक्विवेलेंट टू 80% दो बार करना पड़ा। एक बार 80% ड्रॉन अमाउंट के लिए और एक बार 80% जो है उसका रियल वैल्यू, तो उल्टा किया हम लोगों ने। और अगर इसी चीज को सीधा सीधा दे देता तो 1,25,000 का स्टॉक, उसका 80% लोन ले सकते हो, लेकिन एक बार में ड्रॉ कितना कर सकते, मतलब लोन मेरा 1,00,000 दिख रहा है बट हम ले कितना पैसा सकते हैं बैंक से, बाकी नहीं ले सकते। ठीक है, ये देखो ये चीज वही बोला है, देखो has been considered at 80% real value of the stock and देखो after adjusting the marginal value 80% of the same has been allowed to drawn as an open। मतलब अगर उल्टा पढ़ते हैं, मतलब निकालने के बाद डेटा तब पढ़ोगे तो 1,25,000 का 80% करो कितना होता है 1,00,000। उसका भी कितना ड्रॉ करना अलाउड है। तो हम लोग के पास ड्रॉन अमाउंट था, तो ड्रॉन अमाउंट का 100% निकालेंगे तो पता चल जाएगा लोन अमाउंट। ठीक है, अब उसका भी क्या निकालोगे फिर से 100%, तो ना पता चलेगा कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, तो 1,25,000। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।